भारत की सियासत में हजारों नेता आए और चले गए, लेकिन किसी के भी सर एक भी चुनाव न हारने का तमगा आज तक नहीं सच पाया। साल 1995 में जिस इंसान को अपनों ने ही उसके घर से निकालकर बाहर फेंक दिया था, तब सबको लगा था कि इसका खेल तो खत्म हो चुका है। पर किसी को नहीं पता था कि कभी साधु के भेष में छुपने वाला ये बागी नेता एक दिन सियासत के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर देश को चलाएगा। आज 10 जून 2026 को उसी अजय आदमी ने भारतीय राजनीति के इतिहास में चमत्कार कर दिया है। आज इस अकेले शेर ने जवाहरलाल नेहरू का 62 साल पुराना राज हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है। अपनों का धोखा और साजिशें झेलकर वो देश का सबसे बड़ा बादशाह कैसे बना, चलिए जरा समझते हैं, क्योंकि ये कहानी है होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी करने वाले नरेंद्र मोदी। 10 जून 2026 ये तारीख भारत के लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज हो गई। आज नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लगातार 4,399 दिन पूरे कर लिए। जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिनों का रिकॉर्ड, जो 62 साल से कोई नहीं तोड़ पाया था, आज टूट गया है। मोदी देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए, और इस रिकॉर्ड के साथ एक टैग भी जुड़ गया जो भारत की राजनीति में किसी और नेता के पास नहीं। नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी में जितने भी चुनाव लड़े सब जीते, एक भी चुनाव कभी नहीं हारे। आज की इस कहानी इसी आदमी की है जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे ताकतवर रिकॉर्ड उसके नाम। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से कस्बे वडनगर से। 17 दिसंबर 1950 को दामोदर दास मोदी के घर में तीसरे बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र। परिवार की हालत ऐसी थी कि पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। नरेंद्र बचपन में स्कूल के बाद उसी दुकान पर पिता का हाथ बटाते थे। ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। 8 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगे। 17 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और करीब 2 साल तक हिमालय से लेकर पूरे देश में घूमते रहे। 1970 के आसपास वो अहमदाबाद लौटे और संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। यहीं से उनकी असली राजनीतिक ट्रेनिंग शुरू हुई। 1971 में पहली बार इस नौजवान का सिस्टम से सीधा टकराव हुआ। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में जनसंघ ने दिल्ली में सत्याग्रह किया। मोदी उसमें शामिल हुए। इंदिरा गांधी की सरकार ने आंदोलनकारियों को उठा लिया और 21 साल के नरेंद्र मोदी को कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। फिर आया 1975 का दौर, जब इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था। विपक्ष के बड़े नेता जेलों में ठूस दिए गए थे। संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और मोदी पुलिस की निगाह में आ गए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी ने सरदार का भेष बनाया, कभी दाढ़ी बढ़ाई, कभी साधु का रूप धर लिया और 19 महीनों तक भूमिगत रहकर काम करते रहे। वो जेल में बंद नेताओं के परिवारों तक पैसे पहुंचाते थे, प्रतिबंधित साहित्य छापकर बांटते थे और सरकार के खिलाफ गुप्त नेटवर्क चलाते थे। आपातकाल खत्म हुआ और संघ के भीतर मोदी का कद बढ़ता चला गया। 1987 में संघ ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में भेजा और गुजरात बीजेपी का संगठन महामंत्री बनाया गया। उसी साल अहमदाबाद नगर निगम के चुनावों में मोदी की रणनीति से बीजेपी पहली बार जीती थी। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकली। गुजरात में उसका पूरा प्रबंधन नरेंद्र मोदी ने संभाला। 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा कन्याकुमारी से निकली और 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया।
उस यात्रा के सूत्रधार भी मोदी ही थे। आतंकियों की धमकियों के बीच लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली उस टीम में मोदी मंच पर मौजूद थे। पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाने वाला ये आदमी अब पार्टी के भीतर एक ताकत बन चुका था। 1995 में मोदी की रणनीति का सबसे बड़ा कमाल दिखा। गुजरात विधानसभा में बीजेपी ने 121 सीटें जीतकर पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने और यहीं से शुरू हुई वो अंदरूनी जंग जिसने मोदी की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन लिखे थे। पार्टी के कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उनकी नजर में इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी मोदी था। कुछ ही महीनों में वाघेला ने 47 विधायकों को लेकर खजुराहो में डेरा डाल दिया और पार्टी में खुली बगावत कर दी। बीजेपी आलाकमान को झुकना पड़ा। केशुभाई की कुर्सी गई, सुरेश मेहता मुख्यमंत्री बनाए गए और बगावत की पूरी कीमत वसूली गई मोदी से। वाघेला खेमे ने साफ शर्त रख दी थी कि मोदी गुजरात में नहीं रहेंगे। 1995 के आखिर में मोदी को गुजरात से निकाल कर दिल्ली भेज दिया गया। अपने ही राज्य से उनका राजनीतिक वनवास शुरू हो गया। दिल्ली में मोदी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर का प्रभार दिया गया। कहने को तो ये तरक्की थी, असल में ये सजा थी जिसमें उन्हें अपने ही गढ़ गुजरात से दूर रखा गया था। मोदी ने इस वनवास को अपनी तपस्या बना लिया। उन्होंने हिमाचल और हरियाणा में पार्टी का संगठन खड़ा किया। 1998 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाया गया। ये बीजेपी के ढांचे में सबसे ताकतवर संगठनात्मक पद था। उधर गुजरात में वाघेला बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बन चुके थे और फिर सत्ता से बाहर हो गए थे। 1998 के चुनाव में बीजेपी फिर जीती और केशुभाई पटेल दोबारा मुख्यमंत्री बने। मोदी दिल्ली में बैठे थे और गुजरात की राजनीति उनके बिना चल रही थी। कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही दिख रहा था। फिर आया साल 2001 जिसने गुजरात और मोदी दोनों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 26 जनवरी 2001 को भुज में आया भूकंप गुजरात को तबाह कर गया। 20,000 के करीब लोग मारे गए। केशुभाई सरकार राहत के काम में बुरी तरह नाकाम साबित हुई। हर तरफ सवाल उठने लगे। उसी साल पार्टी 2 विधानसभा उपचुनाव और कुछ स्थानीय चुनाव भी हार गई। आलाकमान की चिंता बढ़ गई। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने फैसला किया कि गुजरात की कमान अब मोदी संभालेंगे। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और दिलचस्प बात यह थी कि उस दिन तक उन्होंने जिंदगी में एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। जिस केशुभाई को कुर्सी से हटाकर मोदी बैठे थे वो केशुभाई जिंदगी भर मोदी के सबसे कड़वे विरोधी बने रहे और 2012 में अलग पार्टी बनाकर मोदी के खिलाफ मैदान में भी उतरे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना था और यहाँ पार्टी के भीतर एक और दुश्मनी ने जन्म लिया। अहमदाबाद की एलिस ब्रिज सीट के विधायक और कद्दावर नेता हरेन पांड्या से अपनी सीट खाली करने को कहा गया। पांड्या ने इससे साफ इनकार कर दिया। मोदी ने फिर राजकोट की सीट चुनी और फरवरी 2002 में अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा। 51 साल की उम्र में लड़ा गया वो पहला चुनाव मोदी ने 14,000 से ज्यादा वोटों से जीता और यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक नहीं टूटा है। मोदी ने इसके बाद जो भी चुनाव लड़ा हर बार जीत उनके कदमों में रही। राजकोट की जीत के सिर्फ 3 दिन बाद गुजरात में वो हुआ जिसने मोदी की कुर्सी, उसकी छवि और उसके पूरे करियर को आग के हवाले कर दिया। 27 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की बोगी AC 6 में आग लग गई। अयोध्या से लौट रहे 59 कार सेवक उस बोगी में जिंदा जल गए जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। अगले ही दिन पूरा गुजरात दंगों की आग में झुलस गया। अहमदाबाद से लेकर वडोदरा तक हिंसा फैल गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग मारे गए जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री बने मोदी को सिर्फ 5 महीने हुए थे और पूरे देश की मीडिया, विपक्ष और दुनिया भर की सरकारें उनसे इस्तीफा मांग रही थी। अप्रैल 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अहमदाबाद आए और सार्वजनिक मंच से मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत दे डाली। देश के प्रधानमंत्री का अपने ही मुख्यमंत्री को सबके सामने ये कहना मोदी के करियर का सबसे कठिन सार्वजनिक पल था।
उसी अप्रैल में गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और अंदर खाने मोदी की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा था। बैठक में मोदी ने खुद मंच से अपना इस्तीफा पेश कर दिया और पूरा माहौल पलट गया। कार्यकारिणी में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे को सिरे से खारिज कर दिया। आडवाणी पूरी ताकत के साथ मोदी के साथ खड़े हो गए। मोदी कुर्सी बचाकर गुजरात लौटे और उन्होंने सीधे जनता की अदालत में जाने का फैसला किया। विधानसभा भंग करवाकर दिसंबर 2002 में चुनाव कराए गए। पूरा विपक्ष, मीडिया और आधी दुनिया मोदी के खिलाफ थी। नतीजा ये आया कि बीजेपी ने 182 में से 127 सीटें जीती। गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से ये एक जीत थी। मोदी खुद मणिनगर सीट से 75,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे और जिस कुर्सी को पूरा देश हिला रहा था वो पहले से और ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। मगर 2003 की शुरुआत में गुजरात की राजनीति में ऐसा कांड हुआ जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। 26 मार्च 2003 की सुबह अहमदाबाद के लॉ गार्डन के पास पूर्व गृह राज्य मंत्री हरेन पांड्या की उनकी ही कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वही हरेन पांड्या जिन्होंने मोदी के लिए सीट खाली करने से इनकार किया था और जिनका टिकट 2002 के चुनावों में काट दिया गया था। जांच सीबीआई को दे दी गई और दंगों के बदले की इसे साजिश बताते हुए 12 लोगों को दोषी ठहराया गया। 2011 में गुजरात हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया और जांच के तरीके पर सख्त टिप्पणियां की। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटकर दोषियों की सजा फिर से बहाल कर दी। पांड्या के पिता जिंदगी भर इस हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते रहे और ये केस मोदी विरोधियों का सबसे बड़ा हथियार बन गया। इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जब गुजरात पुलिस के एनकाउंटर्स में नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जून 2004 में अहमदाबाद के पास इशरत जहां समेत 4 लोगों को एनकाउंटर में मार दिया गया। पुलिस ने इन्हें मोदी की हत्या की साजिश रचने वाला आतंकी बताया। नवंबर 2005 में सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर हुआ और बाद में उसकी पत्नी कौसरबी और गवाह तुलसीराम प्रजापति की भी मौत हो गई। अदालत में इन एनकाउंटर्स को फर्जी बताने वाली याचिकाएं दाखिल हुई। सीबीआई जांच बैठी और मामला सीधे मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री अमित शाह तक पहुंच गया। 2010 में अमित शाह गिरफ्तार हुए, 3 महीने जेल में हुए और अदालत के आदेश से उन्हें गुजरात से ही तड़ी पार कर दिया गया। मोदी का सबसे भरोसेमंद सिपाही जेल में था और पूरा विपक्ष मान चुका था कि अगला नंबर तो मोदी का ही है। 2014 में अदालत ने अमित शाह को सोहराबुद्दीन केस से बरी कर दिया और ये पूरा मोर्चा भी ठंडा पड़ गया। दंगों के मुकदमे भी मोदी का पीछा करते रहे और ये लड़ाई पूरे 20 साल चली। कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी दंगों में मारे गए थे। उनकी पत्नी जाकिया जाफरी ने मोदी समेत 63 लोगों के खिलाफ साजिश का केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई। मोदी से 2010 में 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। वो जांच का सामना करने वाले देश के गिने चुने मुख्यमंत्रियों में से थे। 2012 में एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट में कहा गया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक कोई सबूत नहीं मिले। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज करके इस क्लीन चिट पर आखिरी मोहर भी लगा दी। 2005 में अमेरिका ने मोदी का वीजा रद्द किया था और करीब 1 दशक तक दुनिया के कई देश उनसे दूरी बनाए हुए थे। वही देश 2014 के बाद उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाते नजर आ रहे थे। वक्त की तस्वीर ने पूरी तरीके से करवट लिया था। इस बीच गुजरात में मोदी का विजय रथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 117 सीटें जीती। मोदी मणिनगर से 87,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। 2012 में बीजेपी ने 115 सीटें जीती और मोदी ने मणिनगर से 86,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इन्हीं सालों में गुजरात मॉडल की चर्चा भी पूरे देश में फैल गई। वाइब्रेंट गुजरात के मंच पर देश के सबसे बड़े उद्योगपति मोदी की तारीफ करते हुए दिखे। नैनो प्लांट बंगाल से निकलकर गुजरात आया और मोदी ने इसे अपनी कार्यशैली का विज्ञापन बना दिया। 2013 आते आते बीजेपी का कार्यकर्ता खुले मंचों से मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की मांग करने लगा था। नवंबर 2013 में एक और तूफान आता है जब 2 पोल्टर्स ने टेप जारी कर यह आरोप लगा दिया
कि 2009 में गुजरात पुलिस ने एक महिला आर्किटेक्ट की गैर कानूनी जासूसी करवाई थी। ये पूरा मामला स्नूप गेट के नाम से देश भर में गूंजा, मगर ये तूफान भी मोदी की रफ्तार को रोक नहीं पाया। जून 2013 में गोवा में मोदी को लोकसभा चुनाव अभियान की कमान सौंपी गई और सितंबर 2013 में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। पार्टी के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी इस फैसले से नाराज दिखे। उन्होंने पत्र लिखकर विरोध दर्ज करवा दिया। वही आडवाणी जिन्होंने 2002 में मोदी की कुर्सी बचाई थी, अब उसी मोदी के कद के सामने पीछे छूट रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी। मोदी ने 2014 के चुनाव को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बना लिया। 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर, 437 से ज्यादा बड़ी रैलियां और चाय पर चर्चा से लेकर 3D रैलियों तक का प्रचार। 16 मई 2014 को नतीजे आते हैं। बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीती थी। 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। मोदी खुद 2 सीटों से लड़े थे। वडोदरा से 5,70,000 वोटों से जीते और वाराणसी में अरविंद केजरीवाल को 3,71,000 वोटों से हराया। 26 मई 2014 को रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला वो लड़का अब देश का प्रधानमंत्री बन चुका था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए जिसकी हिम्मत पहले की सरकारें नहीं जुटा पाई। नवंबर 2016 की नोटबंदी ने पूरे देश को कतारों में खड़ा कर दिया। विपक्ष ने इसे सबसे बड़ी आर्थिक भूल बताया, मगर 2017 के यूपी चुनाव में जनता ने मोदी को प्रचंड जीत दे दी। 2016 में उरी हमले के बाद सेना ने सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट में घुसकर हवाई हमला हुआ। 2019 के चुनाव में मोदी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। बीजेपी 303 सीटों पर पहुंच गई और वाराणसी में मोदी की जीत का अंतर 4,79,00,000 वोटों तक चला गया। दूसरे कार्यकाल में अनुच्छेद 370 हटाया गया, 3 तलाक पर कानून बना और अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आने के बाद 2024 में प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। 2024 के चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर रुकी, मगर एनडीए के 293 सांसदों के साथ मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली और नेहरू के बाद ये करिश्मा करने वाले वो पहले नेता बन गए। वाराणसी से उन्होंने 1,52,000 वोटों से अपनी निजी जीत का सिलसिला भी कायम रखा और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सीधी कार्रवाई करके अपनी छवि को और मजबूत कर लिया। अब जरा रिकॉर्ड की उस किताब को खोलिए जिसमें आज एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया है। जुलाई 2025 में मोदी ने इंदिरा गांधी के लगातार 4,077 दिनों के कार्यकाल को पीछे छोड़ा था। मार्च 2026 में उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का 8,930 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक कुल 8,931 दिनों के साथ देश में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन गए। और आज 10 जून 2026 को उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो 62 साल से नेहरू के नाम था। नेहरू ने 1952 के पहले आम चुनाव के बाद 13 मई 2052 से अपनी मृत्यु तक लगातार 4,398 दिन चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पे काम किया था। मोदी ने आज 4,399 दिन पूरा करके ये आंकड़ा भी पार कर लिया है और चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबी लगातार पारी अब उनके नाम है। अक्टूबर 2001 से आज तक पूरे 24 साल से ज्यादा वक्त से ये आदमी बिना एक दिन की छुट्टी लिए किसी न किसी सरकार का मुखिया रहा है। दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी पारियां आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। और अब वो टैग जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई। मोदी कभी चुनाव नहीं हारे। 2002 में राजकोट का उपचुनाव जीता, फिर 2002 के बाद 2007, 2012 में मणिनगर से लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीते। 2014 में वडोदरा और वाराणसी दोनों सीटें जीते। 2019 और 2024 में वाराणसी से फिर जीते। 7 बार मैदान में उतरे, 8 जीतें दर्ज की और हार का स्वाद आज तक नहीं चखा। जिस आदमी को अपनी ही पार्टी ने अपने ही राज्य से निकाल दिया था, जिसके इस्तीफे की फाइल तैयार हो चुकी थी, जिसका वीजा तक रद्द कर दिया गया था, वो आज इतिहास की सबसे ऊंची कुर्सी पर सबसे लंबे वक्त तक बैठने वाला चुना हुआ नेता है। वडनगर के उस स्टेशन से दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग तक का ये सफर 75 साल लंबा है और इसका हर मोड़ संघर्ष से लिखा गया है।
इतिहास अपने फैसले खुद सुनाता है और 10 जून 2026 को इतिहास ने अपना फैसला नरेंद्र मोदी के नाम लिखा है। इस फैसले पर दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।